गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको कैपेसिटर्स पे कुछ डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। जैसा मैं पिछले एपिसोड में आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे मैंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशन करा चुका हूँ। उसी तरह से कुछ कैपेसिटर्स पे इम्पॉर्टेंट बिग साइज के डेरिवेशंस बाकी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बाकी हैं। वो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप फिर से सीरियसली वॉच करना, आपको अच्छा लगेगा और आप इंजॉय करोगे। सो देखिए फिर। आपका फर्स्ट टॉपिक है एयर फील्ड स्फेरिकल कैपेसिटर विथ आउटर स्फीयर ग्राउंडेड। डायग्राम देखो बच्चों, ये इनर कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल है, रेडियस स्मॉल है। एक आउटर कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल है, रेडियस b है। दोनों के बीच में जो गैप है उसमें एयर की लेयर है। आउटर स्फीयर को ग्राउंडिंग करा गया है। मुझे डिराइव करना है कैपेसिटेंस बिटवीन टू थिन सेल्स। बच्चों इसका फॉर्मूला मैं पहले भी बताया हूँ, C इक्वल्स 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। Where is radius of inner shell and B is radius of outer shell. Capacitor is charged by connecting battery between two spheres. बच्चों डायग्राम में बैटरी दिखाई नहीं गई है, लेकिन माना गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल को इनर से कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल को आउटर से कनेक्ट किया, दोनों के बीच में बैटरी लगा दिया। तो बच्चों बैटरी क्या करती है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इनर सेल से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और नेगेटिव टर्मिनल पुश करके यहाँ पे पहुँचा देगा। लेकिन जब ग्राउंडिंग करते हैं, देखो अगर ग्राउंडिंग ना होता तो जितने इलेक्ट्रॉन बैटरी यहाँ से पुल करते उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाती। तो हम लोग कहते हैं कि इनर पे प्लस क्यू और आउटर पे माइनस क्यू इक्वल एंड अपोजिट होता है। लेकिन प्यारे बच्चों जब भी हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं तो अर्थ आपके एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ज़रूरत पड़ने पे ग्राउंड से चार्ज इस पे आ भी सकता है और इससे ग्राउंड में चार्ज जा भी सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों पे प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल एंड अपोजिट होना ज़रूरी नहीं होता। ग्राउंडिंग से ये फ़र्क पड़ेगा। आप इस सेकेंड डायग्राम को देखो, मैं समझाता हूँ। मैंने बैटरी दिखाई नहीं, मगर माना गया है कि दोनों के बीच में बैटरी जोड़ी गई है। तो बैटरी ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल किया होगा तो इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया। नाउ सपोज द चार्ज इज प्लस क्यू और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा। बच्चों ये जो आपका आउटर सेल का इनर सरफेस है, इस पे तो चार्ज एग्जैक्टली माइनस क्यू ही आएगा। बच्चों पिछले एपिसोड्स में जो मैं स्फीयर पे डेरिवेशंस कुछ दिया हूँ, वहाँ पे हर बार एक बात मैं बताया हूँ कि सेल के अंदर एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस लिया जाए तो उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए उसके अंदर बाउंड चार्ज जीरो होना चाहिए। तीनों सरफेस पे कोई चार्ज अपेयर नहीं होगा, चार्ज जीरो रहेगा। तो बैटरी की वजह से जो प्लस क्यू आएगा वो इसके सेकंड सरफेस पर आकर स्टे करेगा, अंदर वाले पे नहीं, यहाँ स्टे करेगा, क्योंकि यहाँ से बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को पुल किया होगा। उसी तरह से बच्चों गॉस लॉ सैटिस्फाई इसमें भी हम लोग करवाया करते थे। ये जो आउटर सेल है इसके अंदर से अगर गॉसियन सरफेस गुजारा जाए तो उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। तो इसके अंदर भी बाउंड चार्ज जीरो होना चाहिए। बच्चों गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए
अगर इस पे प्लस को दिखाते हो तो इस पे माइनस को दिखाना ज़रूरी होता है, तभी जाकर नेट बाउंड चार्ज ज़ीरो माना जाएगा और आउटर सेल में गॉस लॉ सेटिस्फाई होगा। लेकिन तुम दावे के साथ ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या होगा। आउटरमोस्ट सरफेस पे चार्ज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सवाल ये कि अगर आएगा तो कहाँ से आएगा। भाई बैटरी का रोल है वो तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट करवाती है। अगर यहाँ क्यू डैश दिखाया हूँ तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। शुरू में हमें मालूम नहीं होता तो मैं क्यू डैश दिखा दिया हूँ। तो बच्चों ये एडिशनल चार्ज कहाँ से आएगा, कहते हैं ग्राउंड से आएगा। अर्थ एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो क्यू डैश ग्राउंड से आएगा और माना जाएगा कि आउटरमोस्ट सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि डिराइव करने पर क्यू डैश की वैल्यू ज़ीरो आएगी। अब सवाल ये है कि प्रूफ कैसे किया जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ कि जिस बॉडी को, जिस कंडक्टिंग बॉडी को ग्राउंडिंग करते हो तो ग्राउंड का पोटेंशियल ऑलमोस्ट ज़ीरो मानते हैं, तो आउटर सेल का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं डिराइव कैसे करूँगा, आउटरमोस्ट सेल का नेट पोटेंशियल निकालूंगा, उसको ज़ीरो करूँगा, फिर सॉल्व करने पर दिखाऊंगा कि क्यू डैश ज़ीरो आता है। कैसे आता है देखो बच्चों, V net on the outer cell must be zero because this is grounded. प्यारे बच्चों ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स। मैं इसका राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ और कुछ दिनों में ये बुक पब्लिश होने वाली, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। सो V net on the outer cell, प्यारे बच्चों मैं आपको थ्योरी पढ़ा रखा हूँ कि कहीं भी अगर पोटेंशियल निकालना होता है तो जितने चार्जेज होते हैं सभी का कंट्रीब्यूशन लेना होता है। सो V net ऑन द आउटर सेल दैट इज इक्वल टू V ड्यू टू इनर सेल एंड V ड्यू टू आउटर सेल। बच्चों V ड्यू टू इनर सेल आप कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई बी। ये कैसे बना है सिखा रहा हूँ आपको फिर से। पोटेंशियल बच्चों मुझको आउटर सेल पे चाहिए और वो इनर सेल की वजह से चाहिए। इनर सेल पे टोटल चार्ज कितना दिखाया हूँ, प्लस क्यू। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इनर सेल के लिए आउटर सेल का हर पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े हो क्यू बाई स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की जगह पे बी लेना होगा और क्यू की जगह पे इनर सेल का चार्ज प्लस क्यू लेना होगा। इस तरह से वो फार्मूला बना है प्लस क्यू अपॉन बी। इज इट, देखो प्लस क्यू अपॉन बी। सेकेंड टर्म है पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सेल। आउटर सेल की वजह से आउटर सेल पे पोटेंशियल लिखना होगा। आउटर सेल की वजह से आउटर सेल पे पोटेंशियल लिखना होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या सिखाया हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्लस क्यू डैश बाई बी। कैसे बना है इसको समझो। तो बच्चों V ड्यू टू आउटर सेल में माइनस क्यू प्लस क्यू डैश अपॉन बी कैसे लिखा है ये मैं समझाता हूँ, पहले भी कई बार कर चुका हूँ। आउटर सेल की पोजीशन पे आउटर सेल के कारण पोटेंशियल चाहिए मुझे। थ्योरी पढ़ा हूँ कि ये थिन सेल है, थिकनेस जीरो मान लिया जाता है और इनर सरफेस और आउटर सरफेस के चार्जेस को मर्ज कर दिया जाता है। दोनों को मर्ज कर देंगे तो आएगा माइनस क्यू प्लस क्यू डैश। और बच्चों माइनस क्यू प्लस क्यू डैश की एक पतली सी लेयर इस पर फैली हुई मान ली जाती है और उसी लेयर का उसी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, फार्मूला आप कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर पढ़े हो, तो कैपिटल क्यू की जगह पे माइनस क्यू प्लस क्यू डैश होगा और कैपिटल आर की जगह पे सी का खुद का रेडियस होगा, दैट इज बी। इज इट। इस तरह से पोटेंशियल मैं यहाँ पे लिखा हूँ बच्चों।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्लस क्यू डैश अपॉन बी, और दोनों का कंट्रीब्यूशन ले लिया. दिस विल गिव यू व्हाट, नेट पोटेंशियल ऑन द आउटर सेल, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, जीरो. ग्राउंडिंग करे हो तो जीरो आना चाहिए. अब प्यारे बच्चों ये तो कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर से बी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में न्यूमरेटर बचेगा. तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू डैश, ये तीन टर्म मिलेंगे और न्यूमरेटर को जीरो होना ही पड़ेगा. तो ये दोनों कट जाएँ, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यू डैश की वैल्यू जीरो प्रूव हो जाएगी. इसीलिए मैंने डायग्राम में बच्चों क्यू डैश को जीरो दिखाया. जब क्यू डैश जीरो हो जाता है तो सिचुएशन केस 4 की तरह हो जाता है. केस 4 जो कि बिना ग्राउंडिंग का था उसके जैसा हो जाता है. तो बिना ग्राउंडिंग का कैपेसिटेंस में पहले से डिराइव कर चुका हूँ. C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए. तो केस 4 में क्या था बच्चों, एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको. बच्चों ये था केस 4, इनर स्फीयर आउटर स्फीयर, बीच में एयर फील्ड था, ग्राउंडिंग कोई नहीं था. ये डेरिवेशन दे चुका हूँ. ड्यू टू सेम रीजन जब डिराइव करने पर क्यू डैश जीरो आ जाएगा, केवल यही दोनों बचेंगे. बच्चों ये सिचुएशन तो बिना ग्राउंडिंग वाले कंडीशन जैसा हो गया. तो सी का भी आंसर वही आएगा जो चौथे केस में आया था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया. C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए हैंस प्रूव्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, डायरेक्ट लिख दिया. देन योर नेक्स्ट केस वेरी इंपॉर्टेंट, एयर फील्ड स्फेरिकल कैपेसिटर विथ इनर स्फीयर ग्राउंडेड. ये फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, डेरिवेशन देने जा रहा हूँ. नाउ C कम्स आउट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए. For A is radius of inner cell, B is radius of outer cell. Capacitor is charged by connecting battery between the two spheres. प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये जो इनर सेल है वो इसको इस बार ग्राउंडिंग करा है. दोनों के बीच में एयर फील्ड है, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका दोनों के बीच में सी कैसे डिराइव होगा. प्यारे बच्चों अगर आप इनर आउटर के बीच में एक बैटरी लगाते हो चार्ज करने के लिए, पॉजिटिव टर्मिनल को अंदर से जोड़ते हो, नेगेटिव को बाहर से जोड़ती हो, तो बैटरी अपना काम करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचा देगी, फिर गॉस ला आएगा. प्यारे बच्चों गॉस ला सेटिस्फाई होने के लिए इसके अंदर बाउंड चार्ज ज़ीरो होना चाहिए. तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा. इज इट? गॉस लॉ सेटिस्फाई होने के लिए इसके अंदर भी बाउंड चार्ज ज़ीरो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू दिखाना ही पड़ेगा, तभी इसके अंदर बाउंड चार्ज ज़ीरो आता है. गॉट इट? लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आउटर मोस्ट सरफेस पर क्या होगा. ग्राउंडिंग होने की वजह से आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्योंकि अगर ग्राउंडिंग ना होता तो बैटरी तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट कराती है, लेकिन बच्चों आपने इनर को ग्राउंडिंग किया है, तो होगा क्या कि ग्राउंड से कोई चार्ज निकल के इसके सरफेस से कंडक्ट होता हुआ, यहाँ बैटरी जोड़े होगे तुम, बैटरी के रास्ते से कंडक्ट होता हुआ आउटर मोस्ट सरफेस पे पहुँच सकता है. देखो मान के चलो कि बैटरी कनेक्टेड है, मान के चलो, तो बैटरी का मीडियम कंडक्टिंग होता है, बैटरी के रास्ते से होता हुआ आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज पहुंच सकता है. तो मैंने अजम्पशन लिया कि आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज क्यू डैश है. अभी मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, फ़िलहाल मैंने नेगेटिव साइन दिखाया है. मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा बच्चों कि आउटर मोस्ट सरफेस पर इस बार चार्ज नेगेटिव आएगा, फिर वो सिमेट्री की वजह से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा यूनिफॉर्मली. तो हम लोग डेरिवेशन कैसे करेंगे बच्चों, इनर सेल पर नेट पोटेंशियल डिराइव करूंगा, और इनर सेल ग्राउंडिंग होने की वजह से इस पर नेट पोटेंशियल जीरो करूंगा, और जीरो करके इक्वेशन बनाऊंगा तो क्यू डैश सॉल्व हो जाएगा. देखो वही करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो.
Due to grounding, the net potential on the innermost cell must be zero. That is, V net on the inner cell should be zero. लेकिन बच्चों जब पोटेंशियल हम लोग कहीं भी निकालते हैं तो सभी चार्जेस का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो इनर सेल पर नेट पोटेंशियल निकालते वक्त पोटेंशियल ड्यू टू इनर सेल तो लेना ही होगा, पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सेल भी लेना होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन इनर पे लेना होगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा? इनर सेल की वजह से इनर सेल के सरफेस पर पोटेंशियल कैपिटल क्यू बाई आर फार्मूले से गवर्न होगा। तो इनर सेल पे कैपिटल क्यू प्लस क्यू है और इनर सेल का रेडियस स्मॉल ए है, तो लिख डाला। लेकिन बच्चों आउटर सेल की वजह से इनर सेल की पोजीशन पे पोटेंशियल इतना क्यों हुआ? 1/4πε0 माइनस क्यू प्लस क्यू डैश अपान बी इतना क्यों हुआ? ये मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों आउटर सेल का टोटल चार्ज थिकनेस 0 मान लो और आउटर इनर दोनों सरफेस का चार्ज मर्ज कर दो। मर्ज कर दोगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू डैश होगा और इस टोटल चार्ज की एक पतली सी लेयर इमेजिन करो। तो वो जो पतली सी लेयर होगी बच्चों, उसकी वजह से इसके सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर हर पॉइंट पर होगा। यही थ्योरी पढ़े हो। इनर सेल इंटरनल पॉइंट माना जाएगा, इनर सेल इंटरनल पॉइंट माना जाएगा, तो जितना इसके सरफेस पर पोटेंशियल होगा उतना ही इनर पे उसका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। उसी नाते बच्चों हमने पोटेंशियल इसके सरफेस पर निकाला है और उसी को यहाँ पे मौजूद मान लिया है। तो इन दोनों की वजह से इसके सरफेस पर जब पोटेंशियल लिखा जाएगा तो टोटल चार्ज अपान कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर की जगह पे बी इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये टर्म दिखाया है। V due to outer cell at the position of inner cell same as that on the surface of outer shell. That should be 1/4πε0 minus q plus q dash upon b equals 0। बच्चों इसमें से 1/4πε0 कॉमन ले लो। ये फर्स्ट टर्म आएगा, ये सेकेंड टर्म आएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट 0 होना चाहिए। लिख डालो। अब क्या करो, इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करो और b से मल्टीप्लाई करो, तो पहला टर्म आएगा माइनस बी क्यू बाई ए। फिर माइनस क्यू को ट्रांसफ़र करो, इधर आके प्लस क्यू होगा। फिर माइनस क्यू कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा b बाई ए, यहाँ बचेगा -1। गॉट इट? आपको पता है b इज़ मोर देन ए, सो b बाई ए मोर देन 1, तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी नेगेटिव आएगा। लेस देन 0 इम्प्लाइज व्हाट? क्यू डैश इज लेस देन 0। प्यारे बच्चों क्यू डैश का साइन नेगेटिव प्रूफ कर दिया। नेगेटिव साइन में इतना क्यू डैश आएगा, इसीलिए मैंने डायग्राम में क्यू डैश को नेगेटिव दिखाया है। हाउएवर ये 0 नहीं आया। अब आगे की बात समझो, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुतों को समझ में नहीं आती। क्यू डैश नेगेटिव आ गया। अगर मैं आउटर स्पेस में एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ले लूँ बच्चों यहाँ पर, तो उसके अंदर बाउंड चार्ज इन तीनों का सम होगा और इन तीनों का सम खाली क्यू डैश होगा और क्यू डैश नेगेटिव है, तो आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आएगा, रेडियली इनवर्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड कहाँ से आएगा? कहते हैं इन्फिनिटी से आएगा, और इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आएगा तो इसका करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव प्लेट होगी, पॉजिटिव स्फीयर होगा, उसको इन्फिनिटी पर सिचुएटेड इमेजिन करा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक मौजूद है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो एनर्जी है स्टोर है तो कैपेसिटर है, तो जो आउटर स्पेस है उसकी कैपेसिटी C2 लिखी जाएगी और इन दोनों के बीच जो स्पेस है उसकी कैपेसिटी C1 लिखी जाएगी। प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। हाउएवर इसके अंदर तो बाउंड चार्ज 0 है, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच एक कैपेसिटर C1 बनेगा और आउटर से इन्फिनिटी तक दूसरा कैपेसिटर C2 बनेगा। गॉट इट? कहा जाएगा C1 C2 दोनों पैरेलल में है। यही बात समझो, यही लोग नहीं समझा पाते। C1 C2 पैरेलल क्यों माना जाएगा? याद रखो, तुमने इन दोनों के बीच में बैटरी जोड़ी है। जिन दो पॉइंट के बीच में बैटरी जोड़ी जाती है उन्हीं दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटी निकाली जाती है, यानी कि इनर और आउटर के बीच में मेरे को कैपेसिटी निकालनी है। इनर और आउटर के बीच में बैटरी जोड़े हो, इन्हीं के बीच में कैपेसिटी निकालनी है। कहा जाएगा कि जो पहला कैपेसिटर C1 है उसकी पॉजिटिव प्लेट ग्राउंडेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से भी जुड़ा है, साथ ही साथ ग्राउंडेड है, इसका पोटेंशियल 0 है। C1 की पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल बच्चों 0 है। C2 की पॉजिटिव प्लेट इन्फिनिटी पर मानी गई है। कहते हैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 लिया जाता है ऑर्डिनरी बॉडीज़ का, तो C2 की पॉजिटिव प्लेट इन्फिनिटी पर है, वहाँ भी पोटेंशियल 0 है। अगर दो पॉइंट अलग अलग हैं और पोटेंशियल बराबर हैं तो उनको आपस में जुड़ा हुआ मान लिया जाता है। मतलब C2 की पॉजिटिव प्लेट 0 पोटेंशियल, C1 की पॉजिटिव प्लेट भी 0 पोटेंशियल, तो कहा जाएगा कि C2 का पॉजिटिव प्लेट और C1 का पॉजिटिव प्लेट आपस में जुड़ा है। C1 का नेगेटिव प्लेट और C2 का नेगेटिव प्लेट भी आपस में जुड़ा है। क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर से दो पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो कहा जाएगा कि C1 C2 दोनों का नेगेटिव प्लेट आपस में जुड़ा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की यही तो थ्योरी है कि प्लस और माइनस के बीच में बैटरी जोड़े हो और C1 की पॉजिटिव प्लेट और C2 की पॉजिटिव प्लेट आपस में जुड़ी है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल 0 माना गया है। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से जोड़े हो तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से C1 का नेगेटिव प्लेट और C2 का नेगेटिव प्लेट दोनों आपस में जुड़ा है, तो निश्चित रूप से C1 C2 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। इसलिए इनर आउटर दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला C1 + C2 होना चाहिए बच्चों। तो वही मैं करने जा रहा हूँ। देखो, 2 लाइन का डेरिवेशन है, लोग डरते बहुत हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टू सेल्स C = C1 + C2। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला बच्चों ऐसे पढ़े हो, 4πε0 1/a - 1/b। जो C1 था उसके लिए इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस B है। वही फॉर्मूला C2 पे लगाओ। C2 को भी स्फेरिकल मानो, C2 को स्फेरिकल मानोगे तो इनर रेडियस उसका B है और आउटर रेडियस उसका इन्फिनिटी है, क्योंकि C2 की पॉजिटिव प्लेट इन्फिनिटी पे रखी हुई मानी गई है। C2 का आउटर रेडियस इन्फिनिटी होगा, 1/∞ 0 होगा। B पलट के न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ मिलेगा 4πε0 b। इसको सिंप्लीफाई करो, LCM इसका AB होगा, यहाँ B - A आएगा, LCM ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों C1 आएगा 4πε0 AB/B - A प्लस 4πε0 b। फिर इसको कॉमन ले सकते हो,
कॉमन ले लो तो फर्स्ट टर्म बचेगा ए अपान बी माइनस ए, सेकेंड टर्म बचेगा 1। व्हाट इट, बी माइनस ए को 1 में मल्टीप्लाई करो, माइनस ए प्लस ए कटेगा, न्यूमरेटर में बी बचेगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर आएगा और एलसीएम इसका बी माइनस ए आएगा। बच्चों देखो मैंने सी प्रूफ कर दिया, देखो 2 लाइन में डिराइव हुआ है, लेकिन कुछ लोग डरते हैं, इसको समझ नहीं पाते, समझा नहीं पाते। तो मैंने तो आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट डेरिवेशन होगा। प्यारे बच्चों देखो ये बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है, इन कॉम्पिटिशन्स में इस पे क्वेश्चन बहुत पहले से पूछे जा रहे हैं, तो इसको तो सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूँ, डेरिवेशन आज देने जा रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, C comes out 2 pi epsilon naught k into capital L upon ln B by A, where A is radius of inner cell and B is radius of outer cell। डायग्राम देखो, बच्चों सिलेंडर की हाइट L है, दोनों की बराबर है। एजम्पशन L इज मच ग्रेटर देन A, L इज मच ग्रेटर देन B। प्यारे बच्चों अगर ए को और बी को नेग्लिजिबल मान लिया जाए, एल को वेरी लार्ज माना जाए, तो इसको इनफाइनाइट सिलेंडर आप चार्ज बोल सकता हूँ, इसको इनफाइनाइट सिलेंडर आप चार्ज बोल सकता हूँ। इज इट? तो इसमें क्या है कि दोनों के बीच में बैटरी जोड़ी गई है, ग्राउंडिंग नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगी, यहाँ पहुँचा देगी, तो इस वाले पे आएगा प्लस क्यू, इस पे आएगा माइनस क्यू, ग्राउंडिंग है नहीं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। अच्छा बच्चों गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो चार्ज है प्लस क्यू वो अंदर नहीं जाएगा, गॉस लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। सिलेंडर के अंदर गॉस लॉ लगाओगे तो हर कंडक्टिंग पार्ट पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, तो इसके अंदर भी बाउंड चार्ज 0 होगा, इसीलिए माइनस को यहीं ठहर जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो आमने सामने के सरफेस हैं इन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्टे करेगा, ना तो अंदर जाएगा ना तो बाहर जाएगा, तभी यहाँ भी गॉस लॉ सेटिस्फाई होगा और तभी यहाँ भी सेटिस्फाई होगा। माना गया कि दोनों के बीच में बैटरी लगातार जुड़ी है। प्यारे बच्चों अगर रेडियस नेग्लिजिबल है, हाइट लार्ज है, ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इसको इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज से कंपेयर कर सकती हो। जब इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज से कंपेयर कर सकती हो तो गॉस थ्योरम लगा के इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर सकते हो। यहाँ पर इस डायग्राम में आ जाओ, इस पे प्लस क्यू दिखा दो, इस पे माइनस क्यू दिखा दो, दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लो, उसका रेडियस ले लो r, और यहाँ पे गॉसियन सिलेंडर ले लो, व्हाट इट, स्मॉल r रेडियस का गॉसियन सिलेंडर ले लो, बाउंड चार्ज निकालो, डिराइव करो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव होकर बच्चों वही आएगा जो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का आता है। क्योंकि सिलेंडर इतना पतला है, इतना लंबा है कि इसको इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज कर सकती हो, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हो। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा और मैग्नीट्यूड आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और इट आगे देखो, सो एट r इक्वल्स r इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट। अच्छा बच्चों वहाँ पे डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो k से डिवाइड हो जाएगा, ये पहले भी सिखा चुका हूँ। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बनेगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू r। और ये भी सिखाया हूँ कि जब लैम्डा कांस्टेंट माना जाता है तो फार्मूला Q बाई एल भी काम करता है, होल ऑफ द चार्ज अपॉन होल ऑफ द लेंथ सपोज टू बी यूनिफॉर्म इन आइडियल कंडीशन। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KRL से इक्वेशन 1। इज इट?
अब बच्चों सी डिराइव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिराइव करना होता है। कैसे होता है देखो, तुम क्या करो, इनर सिलेंडर कंडक्टिंग है तो इक्वी पोटेंशियल हुआ, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल को V प्लस सिंबल दे दो। आउटर पे चार्ज नेगेटिव है तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल का सिंबल V नेगेटिव दे दो, इसको V पॉजिटिव दे दो। तो C निकालने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो इनर सिलेंडर पे यहाँ 0.1 बना लो, आउटर पे यहाँ 0.2 बना लो, और 1 से 2 पे रेडियल मूव करो। तुम एजेंट हो, मूव करते वक्त रास्ते में रुको, पोजीशन वेक्टर डिफाइन करो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr दिखाओ ग्रीन कलर से, dr। तो dr वेक्टर राइटवर्ड, e वेक्टर राइटवर्ड, पोजीशन वेक्टर राइटवर्ड, और r का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। फिर v2 माइनस v1 का बच्चों फार्मूला लगा दो। सेकेंड पॉइंट v2 की जगह पे v माइनस होगा, फर्स्ट पॉइंट v1 की जगह पे v प्लस होगा। तो वही फार्मूला देखो लगाने जा रहा हूँ। v माइनस माइनस v प्लस इक्वल्स नेगेटिव इंटीग्रल e डॉट dr लिमिट r1 टू r2। गॉट इट। इस नेगेटिव को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर डालो, गिविंग यू v प्लस माइनस v माइनस इंटीग्रल e डॉट dr लिमिट r1 टू r2। t डॉट dr को ओपन करो, मॉड e मॉड dr। बच्चों डायग्राम ये दोनों पैरेलल थे, थीटा 0 आएगा एंड कॉस 0 1 आएगा। फिर e का मैग्नीट्यूड ऊपर आप लिख चुके हो। अच्छा, जब ये dr स्केलर हो जाता है, dr का मैग्नीट्यूड मैंने इस बार प्लस dr क्यों लिखा है, क्योंकि स्मॉल r इंक्रीज हो रहा है। जब स्केलर फॉर्म में dr आएगा तो r1 r2 भी स्केलर फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर e का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर डालो, dr लिख डालो, cos 0 1 इग्नोर करो। बच्चों r1 की जगह पे लिखोगे इनर सिलेंडर का रेडियस a है, r2 की जगह पे b लिखोगे, आउटर सिलेंडर का रेडियस b है। कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकालो, इस पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को v लिख डालो। कांस्टेंट को बाहर निकाला, इंटीग्रल में बचेगा dr बाई r, लिमिट लगा दो। प्यारे बच्चों dr बाई r का इंटीग्रल log r होता है, शॉर्ट में ln r लिखते हैं, लिमिट लगा दो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln b माइनस ln a, शॉर्ट में उसको ln b बाई a लिखते हो। प्यारे बच्चों v का आंसर आपने q के टर्म में निकाल लिया। थ्योरी पढ़ाया हूँ कि किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच का जो c होता है, किसी एक प्लेट का चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, मीन्स c इक्वल्स q बाई v। प्यारे बच्चों q बाई v का आंसर निकालोगे तो ये क्वांटिटी इधर लेफ्ट साइड में ऊपर आएगी, लॉग वाली क्वांटिटी नीचे आएगी। तो फार्मूला बन के आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL अपॉन ln b बाई a, ln का बेस स्मॉल e होगा। हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। बच्चों ये कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं जिसमें डेरिवेशनल आइडिया यूज होता है, इसलिए मैं डिराइव किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एयर फील्ड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, फॉर द एयर फील्ड कैपेसिटर पुट k इक्वल्स 1। बच्चों इसमें करना कुछ नहीं है, इसी फार्मूले में जो डिराइव करे हो सिर्फ k को 1 लिख दोगे तो एयर फील्ड माना जाएगा। तो k को 1 पुट करोगे तो c का फार्मूला आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टेल अपॉन log b बाई a, where a is radius of inner cylindrical shell and b is radius of outer cylindrical shell. Capacitor is charged by connecting battery between two cylindrical cell. डायग्राम रिपीट कर दो, डायलेक्ट्रिक हटा दो, एयर फील्ड मान लो, कंडीशन मेंटेन रखो, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू।
और दोनों सिलेंडर के बीच में ये सी का फॉर्मूला आएगा। इसको डिराइव करते वक्त इसको इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज मानते हैं बच्चों, इसीलिए ये कंडीशन ज़रूरी होगी कि एल शुड बी वेरी मच ग्रेटर दैन ए एंड इट शुड बी वेरी मच ग्रेटर दैन बी। तो इसका मैंने डेरिवेशन आपको समझा दिया। सो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको कैपेसिटर्स पे बहुत अच्छे डेरिवेशन कराए, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ कराना बाकी है कि मैं तो आपको जे एडवांस के भी पीवाई ओलंपियाड लेवल तक ले जा रहा हूँ। तो जो बचे हुए डेरिवेशंस हैं वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करूँगा। वो कैपेसिटर के ही डेरिवेशन है, कैपेसिटर के ही क्वेश्चन है। उसके बाद मेरे पास कुछ और न्यूमेरिकल्स कराने को होंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर में बिग साइज़ के डेरिवेशन बेस बहुत अच्छे होते हैं, तो उसको भी मैं कराने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जाकर ये चैप्टर पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन लेवल तक कंप्लीट होगा। तो आई होप अभी कुछ एपिसोड आपको और मेरे साथ बने रहना होगा, और आप डरना नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करना, समझ में आएगा। और इस टाइटल का जो फर्स्ट बुक है वो पब्लिश हो चुकी है। अगर केवल फार्मूला बेस पढ़ाई पढ़नी है, रिवीजन करनी है, मेरी फर्स्ट बुक आप ऑर्डर कर सकती हो या ई बुक सब्सक्राइब कर सकती हो। और अगर सारे डेरिवेशन पे कमांड करना है तो जो सेकंड बुक मैं अभी पब्लिश करूँगा तब आप इसको ले पाओगे। सो प्यारे बच्चों, मेरे साथ पेशेंस के साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट। See you again